जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से कंफर्म करें आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 कंसेप्ट्स ऑफ वेरियस ऑडिट। और चैप्टर नंबर 11 कंसेप्ट्स ऑफ वेरियस ऑडिट में हम बात कर रहे हैं ऑडिट के बेसिक से जो एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑडिट को लेकर के कि ऑडिट अल्टीमेटली क्या होगा। तो जब ऑडिट के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पर इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। जैसे हम ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो पहले भी मैं आपसे अदर चैप्टर्स में डिस्कस करता रहा हूँ कि भाई ऑडिट को जब भी करा जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू किया जाएगा। तो जब ऑडिट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और इट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। भाई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि इसे कोई थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट पर्सन आकर के करेगा, और सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि इसके नॉर्म्स एंड प्रोसीजर होंगे। ऐसे ही नहीं कि भाई पहले रिपोर्ट बना दी बाद में चीज़ें चेक कर रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिकली प्रॉपर प्लानिंग होगी, साथ ही साथ ऑडिट प्रोग्राम बनेंगे, ऑडिट प्रोग्राम बनने के बाद ड्यूटीज़ या वर्क असाइन होंगे, फिर ऑब्जर्वेशन या ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, देन आफ्टर उनके बेसिस पर हम रिपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। बोला ये ऑडिट की जब बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होगा। तो बोला कि ये इंडिपेंडेंट और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किस चीज़ का होने वाला है। बोला स्टैच्यूटरी रिकॉर्ड्स का होगा जो मेंटेन कर रखे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होगा, डॉक्यूमेंट्स का होगा, बाउचर्स का होगा। इन सारी चीज़ों को चेक करके हम एक कंक्लूजन निकाल करके देने वाले हैं। अगले मुद्दे की बात करें, ऑडिट असर्टेन करता है वेदर द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यूज और नॉट। मुद्दे की बात यह है कि चाहे हम फाइनेंशियल बात करें या नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो इनका कहना होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं क्या ये हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम कहीं ना कहीं ऑडिट के दौरान कवर करके चलेंगे। आगे की हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट को लेकर के हम बात करते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है दैट ऑल द नेसेसरी प्रोसेस फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ बिजनेस एंटिटी आर इंप्लीमेंटेड एफिशिएंटली। दैट मीन्स जब जब हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि भाई किसी एक संस्था को चलाने के लिए जो भी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर अगर इफेक्टिवली एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, या कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स सारे के सारे मैनेज हो रहे हैं। भाई गवर्नेंस का मतलब है कंट्रोल इस्टेब्लिश करना नॉर्म्स एंड प्रोसीजर पर, और कॉर्पोरेट संस्थाओं में जब ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कैटेगरी में हम उन्हें लेकर के आते हैं। आगे इन्होंने बोला इट इज अबाउट द एथिकल कंडक्ट इन द बिजनेस। बोला बिजनेस में लॉ से रिलेटेड कंप्लाइंसेस तो चल रहे होते हैं, बट जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तो हम यहाँ लॉ से भी वाइडर एरियाज को कवर करके चलेंगे। बोला कि जो लॉ के दायरे में नहीं भी आते बट वो एथिकली चीज़ें होनी चाहिए, वो भी सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दायरे में कवर होकर के चलेंगे। आगे हम बात करेंगे डील्स विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन सच अ वे दैट देयर इज फेयरनेस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तो इन्होंने बोला ये कुछ मुद्दों को इस तरीके से लेके चलता है कि मुद्दों से कुछ इस तरीके से डील करता है जहां पर कहीं ना कहीं हो पाए कि ये बिजनेस के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स के रेफरेंस में कहीं ना कहीं हम स्टेक होल्डर्स के साथ फेयरनेस दिखा रहे हैं। मतलब इट डील्स विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन सच अ वे दैट देयर इज अ फेयरनेस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। यानी कि बिजनेस में जो चीज़ें सिस्टमेटिकली होनी चाहिए उनको उसी सेंस में हम उसी तरीके से कर रहे हैं जिससे कि हर एक स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो अफेक्ट ना हो या उनको किसी भी टाइप के कोई लॉसेस बियर ना करने पड़े। इसके बाद बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट द इंटीग्रिटी, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट द अकाउंटेबिलिटी।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो करता है कि संस्था में जैसा हो रहा है वैसा दिखना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तो बेटा ये बात करता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि अभी कुछ और बाद में भी वही कुछ, और अगर कुछ टाइम बाद भी बात करोगे तो सेम ही रहेगा। इंटीग्रिटी कई बार चेंज भी होती है। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे मान के चलो किसी को हम रिश्वत दे रहे हैं, 1000 2000 5000 दिए तो अरे मेरे को रिश्वत दे रहे हो, 2-4 लाख रुपए दिए तो फटाफट से चुपचाप रख लिए। तो रिश्वत ही होती है, चाहे 1500 की हो या 2-4 लाख की हो। लेकिन 2-4 लाख में इंटीग्रिटी चेंज हो रही है, लेकिन 1500 में इंटीग्रिटी चेंज नहीं हो रही है। बट इन्होंने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तो जैसे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर हैं वो सबके लिए सेम होना चाहिए, वहां पर इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें हिंदी में बोल सकते हैं एक रूपता, सभी के लिए समान व्यवहार, समान नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरीके के बातें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ ऐसे फैक्ट अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि भाई अगर ये एक्टिविटी है तो इस एक्टिविटी के लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो जब ये ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। ऑडिट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस। जब ऑडिट की बात करेंगे कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस ही है, क्योंकि ऑडिट के थ्रू हम उन सारे के सारे ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं। अगर ऑडिट किया जा रहा है तो हमारा गवर्नेंस प्रोसीजर कहीं ना कहीं मेंटेन है या नहीं है, इस बात की जानकारी हमको मिल रही है। तो ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस प्रोवाइड करता है आपको एश्योरेंस टू ऑल द स्टेक होल्डर दैट ऑल द रिक्वायर्ड गवर्नेंस एक्टिविटीज हैव बीन फुलफिल्ड। तो जब जब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑडिट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर हमारी संस्था का ऑडिट हुआ है तो उससे कनेक्टेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं मेंटेन रही होंगी। अगर नहीं मेंटेन होती तो ऑडिट रिपोर्ट में इनकी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद इन्होंने बोला इट इंश्योर द गवर्नेंस नॉर्म्स। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो बोला ये गवर्नेंस नॉर्म्स को भी इंश्योर करता है। इट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द कंपनी और नॉट। दैट मीन्स जब जब हम बात करेंगे कि गवर्नेंस नॉर्म्स को कंपनीज के थ्रू सेटिस्फाइड किया गया है या नहीं किया गया, इन सारी बातों को भी ये कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा। भाई गवर्नेंस नॉर्म्स अगर एक कंपनी सेटिस्फाइड नहीं करती है, अगर फुलफिल नहीं करती है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू कहीं ना कहीं बातें खुलासा हो जाएगा। इट इज अ इफेक्टिव चेक मैकेनिज्म। चेक मैकेनिज्म बोल सकते हैं कि भाई जब ऑडिट हो रहा है अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो सामने आ रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग आने वाली है। इसके बाद बेटा बात करेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटी। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज के ऑडिट की बात करें तो उसके दायरे में हमारा क्या क्या आता है। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज, यानी कि जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज का ऑडिट करेंगे तो उस दौरान कौन कौन से फैक्ट्स को चेक करना पड़ेगा या कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ऑडिट करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम स्कोप में पढ़ के चलेंगे। बोला पहला पॉइंट है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर को चेक करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स के क्या राइट्स हैं, उन राइट्स को देखना पड़ेगा, क्या उन राइट्स को सिस्टमैटिकली एक्सरसाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कैसा है, उसमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव, कितने वुमेन डायरेक्टर, ये सारे मिक्स को चेक करेंगे। और क्या वहां पर इंडिपेंडेंसी का क्राइटेरिया मेंटेन है या नहीं। अगर ये सारी चीजें मेंटेन होंगी तभी जाकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स और बाकी लॉ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी जैसे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएंगे। कंट्रोल इन्वायरमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। अकाउंटिंग और कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल्स हो या फिर आपका एक्सटर्नल ऑडिट हो। इन सारे एस्पेक्ट्स को भी कहीं ना कहीं रिव्यू करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट टूल का सही से इस्तेमाल किया गया नहीं किया गया, इस बात को भी आपको
कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा। और आगे हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। बोला एग्जीक्यूटिव को मिलने वाले रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, पब्लिक एट अ लार्ज के लिए उनका डिस्क्लोजर है या फिर नहीं। और आगे हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान्स, प्रोग्राम्स क्या हैं और गाइडेंस ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एटसेट्रा। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को भी हमने चेक करना पड़ेगा जब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आएगा, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कवर अप किए। इसके बाद बढ़ेंगे बेटा पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे रोल ऑफ ऑडिट कमेटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑडिट कमेटी का क्या रोल रहेगा। इन्होंने बोला ऑडिट कमेटी प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एनी एंटिटी। बोला कि अच्छे खासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए ऑडिट कमेटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। As per the norms of the company 2013 and the SEBI allowed regulation define the role of audit committee। और ये टाइम पर इन्होंने कंपनी एक्ट की बात कर लें या SEBI allowed रेगुलेशंस की बात कर लें, इन सारी रेगुलेशंस में ऑडिट कमेटी का रोल प्रेस्क्राइब टाइम पर किया गया है। As per the norms ऑडिट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग एंटिटीज, यानी कि जब ऑडिट कमेटी की बात करेंगे तो सर्टेन सी एंटिटीज के थ्रू ऑडिट कमेटी मेंटेन की जाती है। जैसे हम बात करेंगे लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को लेकर के, या पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी हैविंग द टर्नओवर ₹100 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी हैविंग द आउटस्टैंडिंग लोन एटसेट्रा एक्सीडिंग ₹50 करोड़ और मोर। ऐसी एंटिटीज के थ्रू कहीं ना कहीं ऑडिट कमेटी मेंटेन की जाएगी। और आगे हम बात करेंगे एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन फॉलोइंग शैल बी द टर्म्स ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट कमेटी। बोला ऑडिट कमेटी के एलओडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ऑडिट कमेटी के रेफरेंस में कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स को हम यहाँ कवर करके चलेंगे कि ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑल मेंबर शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड एटलीस्ट 1 member shall be financial management expert. Chairman of audit committee shall be an independent director and shall be present at AGM, और company secretary shall act as a secretary of audit committee. Audit committee may invite to executive and head of the audit team at the meeting of the committee. तो audit committee से related कुछ norms जो कि हमारे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में दे रखे हैं वो हमने इधर मेंटेन किए। तो जब हम ऑडिट कमेटी के बारे में बात करते हैं कि भाई रोल ऑफ ऑडिट कमेटी इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो पहले तो हमने इसके स्ट्रक्चर बताया कि भाई किसको अल्टीमेटली ऑडिट कमेटी मेंटेन करनी है। इसके बाद हमने बोला एलओडीआर रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली ऑडिट कमेटी में कैसे कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम, कौन चेयरपर्सन होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए ऑडिट कमेटी का, और उनका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, ऐसे कुछ मुद्दों पर हमने यहाँ डिस्कशन किया। इसके बाद टाइम पर ऑडिट कमेटी ऑडिटर्स वगैरह का अपॉइंटमेंट में अपना रोल प्ले करेगी और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में भी अपना रोल प्ले करेगी। फॉलोइंग शैल बी द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। जब ऑडिट कमेटी के रोल की बात करेंगे तो ऑडिट कमेटी क्या क्या काम करेगी, उन सारे मुद्दों को एक एक करके यहाँ कवर अप करते हैं। जैसे ओवरसाइट्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के डिस्क्लोज किए जाते हैं तो उस दौरान ऑडिट कमेटी का प्रयास होता है कि उन इंफॉर्मेशन को पहले खुद से रिव्यू करे, उसके बाद ही उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करें या रेम्यूनरेशन की बात करें या किन टर्म्स एंड कंडीशन पर ऑडिटर काम कर रहा है, इसमें ऑडिट कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑडिट कमेटी के साथ ही ये मिलकर के डिसाइड किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पर। अप्रूवल ऑफ द पेमेंट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर एनी अदर सर्विसेज। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को किसी अदर सर्विसेज के लिए पेमेंट किए जाने तो ऑडिट कमेटी के अप्रूवल पर ही वो पेमेंट होंगे। आगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट मुद्दे में कि रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। बोला कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट होते हैं, बोर्ड उन्हें देन आफ्टर अप्रूव करता है। तो बोर्ड के अप्रूवल से पहले उन्हें रिव्यू करने का काम कौन करेगी? ऑडिट कमेटी। रिव्यू क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड।
अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो बोर्ड को सबमिट करने से पहले उनका रिव्यू करने का काम ऑडिट कमेटी का होगा। रिव्यू करेंगे ऑडिटर का इंडिपेंडेंस को या परफॉर्मेंस एटसेट्रा। हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंस के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सारी बातों को रिव्यू करने का काम किसका रहेगा? ऑडिट कमेटी का रहेगा। और आगे हम बात करेंगे, रिव्यू करेंगे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ ऑडिट कमेटी कहीं ना कहीं जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जो अदर कंपनीज को लोन दे रखे हैं या अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन सारे एस्पेक्ट पर भी अपनी नजर बना के रखेगी, इनको भी टाइम टाइम पर रिव्यू करेगी। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का रिव्यू किया जाएगा, एवेल्युएशन किया जाएगा फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट का। डिस्कशन विद द ऑडिटर, काफी सारे डिस्कशन ऑडिटर के हमारे ऑडिट कमेटी के साथ ही होते हैं। और रिव्यू विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, हर एक संस्था में एक विसल ब्लोअर मैकेनिज्म लगता है, जहां पर लोअर लेवल ऑफ पर्सन अगर कुछ इरेगुलरिटी देखता है तो कहीं ना कहीं विसल ब्लोअर पॉलिसीज के थ्रू कुछ चीजें इंटीमेट करने का राइट रखता है टॉप मैनेजमेंट को। तो वो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर का मतलब कि जो सीटी बजाने वाला काम, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात को रिव्यू करने का काम किसका होगा? ऑडिट कमेटी का। तो ये बच्चों हमने ऑडिट कमेटी से कनेक्टेड हमने एस्पेक्ट्स को कवर अप करा। आगे हम बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर ऑडिटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इन अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, जिन्हें आप अपनी चेकलिस्ट में बना के डालोगे, भाई ये काम तो हमें चेक करने ही करने हैं। चलिए, तो यहां पर चेकलिस्ट को ना अलग अलग हेड वाइज बांटा गया है। जैसे अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को चेक करना है तो उसे बोलेंगे चेकलिस्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी। इन्होंने बोला यहां पर आप बात करोगे चेक देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इन्होंने बोला कि यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी संस्था में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को चेक करने जा रहे हो तो आप ये चेक करो कि वहां पर जो कंट्रोल करने वाले पर्सन है या कंट्रोल रखने वाले पर्सन है या ओनरशिप सेपरेट हैं या फिर सेपरेट नहीं है। चेक वेदर द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू द बोर्ड। इन्होंने बोले जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, जो काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स पर काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे मैनेजमेंट के लिए विश्वसनीयता के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। चेक वेदर द बोर्ड इज अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर, ये भी चेक करना पड़ेगा क्या हमारा बोर्ड हमारे शेयर होल्डर के लिए अकाउंटेबल है। दूसरा, चेक वेदर देयर इज अ बोर्ड या ऑडिट कमेटी चार्टर और पॉलिसीज, क्या हमारे बोर्ड का या ऑडिट कमेटी के काम करने की जो पॉलिसीज होते हैं या कोई चार्टर या कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर हमारा बोर्ड और हमारी कहीं ना कहीं जो ऑडिट कमेटी है उसके अकॉर्डिंग काम करती है या फिर नहीं करती। आगे हम बात करेंगे चेक वेदर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैव पावर टू प्ले देयर रोल्स। बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बना दिया लेकिन उन डायरेक्टर्स को कोई काम ही नहीं करने दे रहा। आपने ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। चेक वेदर द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज फुल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी टू द प्रेजेंट हिज व्यूज एटसेट्रा। बोला कि हमने ये भी चेक करना पड़ेगा, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की बात करते हैं तो इस दौरान हमें अपनी चेकलिस्ट में ये भी देखना पड़ेगा कि ऑडिटर क्या कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है तो क्या उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस लेने के बाद वो अपनी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में, ट्रू मैनर में, सही मैनर में दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। अब अगला मुद्दा आ जाएगा, जब जब एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम का ऑडिट किया जा रहा है तो उसकी चेकलिस्ट में दूसरा पॉइंट होगा फेयरनेस को लेकर के। बोला चेक वेदर ऑल द शेयर होल्डर इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी आर ट्रीटेड इक्वली। बोला आपने चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या हमारे शेयर होल्डर, इवन तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिनका बहुत कम स्टेक है, जिन्हें कोई नहीं पूछता, क्या सारे के सारे शेयर होल्डर को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है। जनरली क्या होता है, माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाता है। इन्होंने बोला चेक वेदर देयर इज डिफाइंड प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ वायलेशंस।
बोला कि अगर कोई वायलेशंस हो रहे हैं, नॉर्म्स प्रोसीजर में वायलेशंस हो रहे हैं, तो उनको वायलेशंस को टैकल करने के लिए क्या हमने कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म बना रखा है, और चेक वेदर द कंपनी हैज फेयर प्राइसिंग पॉलिसी और नॉट। ये सारे मुद्दे आपको फेयरनेस के रिगार्ड में देखने पड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे बच्चों चेकलिस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो उन्होंने बोला कि यहां पर चेक वेदर द इन्वेस्टर्स आर एबल टू ऑब्टेन द वेरियस इंफॉर्मेशन और नॉट। भाई ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जैसा हो रहा है वैसा दिखना चाहिए। अब ये तो देख लो कि आपका इन्वेस्टर आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पा रहा है, कलेक्ट कर पा रहा है, रिसीव कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। दूसरा इन्होंने बोला चेक वेदर द टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मटीरियल मैटर गिवन और नॉट। बोला डिस्क्लोजर तो होता है, लेकिन डिस्क्लोजर होता है नॉन कंप्लायंसेस होने के बाद या कोई फ्रॉड होने के 10, 20, 50 साल बाद। बोला ऐसा डिस्क्लोजर भी किस काम का। बोला डिस्क्लोजर होना चाहिए तो टाइमली होना चाहिए। बोला मटेरियल मैटर्स का डिस्क्लोजर प्रॉपरली टाइम पर होता है या नहीं होता है, इस एस्पेक्ट्स को चेक करना पड़ेगा। अगर होता है तो चीजें ट्रांसपेरेंट है, अगर नहीं होता, समय निकलने के बाद होता है, तो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है। चेक वेदर द कंपनी हैज अ पॉलिसी फॉर द पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट। बोला कि कंपनी चाहे तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, क्या ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना, क्या ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना कहीं ना कहीं, ये सारी बातों को कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में अलाउड है या नहीं अलाउड है, इन सारी बातों की रिगार्ड में जो पॉलिसीज है उसको भी सामने देख करके रिव्यू करना पड़ेगा। तो चेक वेदर द कंपनी हैज अ पॉलिसी फॉर द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और नॉट। बोला पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की कोई पॉलिसी है तो क्या है, और नहीं है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को भी चेक करना पड़ेगा। वेदर कंपनी हैज कंप्रेहेंसिव इनसाइडर ट्रेडिंग डिस्क्लोजर और नॉट। बोला कि इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए। भाई कंपनी की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एडवांटेज लेकर के कुछ लोग इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा जब ट्रांसपेरेंसी की बात की जाएगी तो आपके पास कोई कंप्रेहेंसिव इनसाइडर ट्रेडिंग डिस्क्लोजर से रिलेटेड कोई पॉलिसी है आपकी या फिर नहीं है। चेक वेदर द शेयर होल्डर आर लाइबल टू मेक देयर व्यूज ऑन द प्राइस पॉलिसी लाइक रेम्यूनरेशन एटसेट्रा। सॉरी, इन्होंने बोला कि वेदर द शेयर होल्डर आर एबल टू मेक देयर व्यूज ऑन वेरियस पॉलिसीज लाइक रेम्यूनरेशन एटसेट्रा। जब जब हम शेयर होल्डर की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करें तो उस दौरान हमने ये देखना पड़ेगा क्या हमारे शेयर होल्डर्स जो हमारी वेरियस पॉलिसीज हैं, जैसे कि रेम्यूनरेशन पॉलिसी हो गई, डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन देना है नहीं देना, ऑडिटर के रेम्यूनरेशन से कनेक्टेड, अदर सर्विसेज के रेम्यूनरेशन से कनेक्टेड, क्या उन मुद्दों पर हमारे शेयर होल्डर्स का व्यू लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये सारे एस्पेक्ट्स भी आपको चेक करने पड़ेंगे ट्रांसपेरेंसी के दौरान। आगे हम बात करेंगे बेटा चेकलिस्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारा चेकलिस्ट फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, अगले मुद्दे की बात करते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं, चेकलिस्ट फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। चेक वेदर द कंपनी हैज पॉलिसी ऑन द स्टेक होल्डर राइट्स। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेक होल्डर्स के राइट्स देखने पड़ेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की देखनी पड़ेगी और बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को चेक करना चाहते हैं तो हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें पूरा करते हैं नहीं करते हैं, शेयर होल्डर राइट्स को फोकस करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन रिसोर्सेज, हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे चेक वेदर द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड रिव्यू एंड गाइड द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। बोला बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना शामिल है या नहीं है, मेजर एक्शन प्लान या रिस्क पॉलिसी या एनुअल बजट या बिजनेस प्लान्स वगैरह के रिगार्ड में हमारा बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करता है या नहीं करता, इन सारे एस्पेक्ट को चेक करेंगे। क्योंकि अगर बोर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फुलफिल कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएंगी।
आगे हम बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर द शेयर होल्डर इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से कनेक्टेड आस पॉइंट्स को भी हम चेक करेंगे। बोला चेक वेदर द शेयर होल्डर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, टू चेंज इन द मेजर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। बोला कंपनी के मेजर डॉक्यूमेंट में चेंज आ रहा है, क्या शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन यहाँ करवाते हो। अगर आपने डिसीजन लेना हो ऑथराइजेशन को लेकर के, अगर आपने एडिशनल शेयर कैपिटल इशू करनी है, उसके ऑथराइजेशन को लेकर के डिसीजन लेना है, क्या शेयर होल्डर उधर पार्टिसिपेट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस लाइक ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंशियल असेट्स के रिगार्ड में पार्टिसिपेशन होता है या नहीं होता। एक्सरसाइज ऑफ ओनरशिप राइट बाय द शेयर होल्डर, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एग्जिस्ट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल। इन सारे मुद्दों को आप चेक करोगे कि यहां पर कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ओवर रूल तो नहीं किया जाता, दैट मीन शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस कवरेज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे तो उन्होंने बोला फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी एनालाइज ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं तो ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ट्रू एंड फेयर व्यूज प्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ड्यू डिलिजेंस की बात करेंगे तो यहां पर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को चेक करना चाहते हैं, और ड्यू डिलिजेंस को जब परफॉर्म किया जाता है तो वहां भी चेकिंग हो रही है सम एस्पेक्ट्स की चीज़ों की, लेकिन वो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव से ड्यू डिलिजेंस किया जाता है कि भाई हमारा कुछ ऐसा पर्पज है, इन चीज़ों को चेक करना चाहते हैं। अगर हम एक किसी कंपनी को खरीदेंगे तो कंपनी की वेल्थ क्या है, उसका वैल्यूएशन कितना है, उसके लाइबिलिटीज क्या है, उन सारे एस्पेक्ट को डीपली चेक किया जाएगा, जिससे ये पता लग सके कि भाई हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो सही पे कर रहे हैं या कम पे करना है या फिर ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस की बात करें, कई बार तो सारी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस होता है, लेकिन समटाइम हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ड्यू डिलिजेंस करा रहे होते हैं। तो ऑडिट में तो एक जनरल से पॉइंट्स ऑडिटर ने चेक की और आपको एक रिपोर्ट बना करके दे दी, लेकिन ड्यू डिलिजेंस में आप कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, टू द पॉइंट हो जाते हैं, जिन एस्पेक्ट्स को क्लियरली आपको चेक कराना है, डिटेल में आपको चेक कराना है, उनको आप ड्यू डिलिजेंस के ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं कि भाई ये आइटम आपको चेक करके हमें देने हैं। बट वो आइटम रिलेटेड किससे होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ही रिलेटेड होंगे। जैसे फॉलोइंग एस्पेक्ट टू बी एनालाइज ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस। अब देखना बेटा, बोर्ड इंडिपेंडेंस और गवर्नेंस से रिलेटेड तो हमने पहले भी ऑडिट के दौरान भी इस चीज़ों को रिव्यू किया है। यहां पर हम बोर्ड का कंपोजिशन देख सकते हैं, प्रपोर्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देख सकते हैं, नंबर ऑफ वुमेन डायरेक्टर। इन केस ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर। इन केस ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर। पॉलिसी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, मैक्सिमम टेनर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिटेल ऑफ द सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिटेल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर। ये सारी बातें आप चेक करोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस में। बोर्ड सिस्टम और प्रोसीजर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहां पर आप कवर करके चलोगे डिटेल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एजेंडा, डिटेल ऑफ बोर्ड मीटिंग, अटेंडेंस इन द बोर्ड मीटिंग, डिटेल ऑफ मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस, list of applicable laws, communication of board of director, share dealing by the director and their relatives, board committee, name of the board committee, terms of reference या composition या meeting etc, detail of chairperson, independent director in the audit committee, detail of the financial expert in the audit committee, detail of the pending investor grievances। मतलब ड्यू डिलिजेंस में हम जब जा रहे हैं तो मोर स्पेसिफिक हो जा रहे हैं, चीज़ों को और ज़्यादा हम डिटेल में कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड तो हम कौन कौन से डिटेल चेक करेंगे। यहाँ पर डिस्क्लोजर इन द एनुअल रिपोर्ट्स क्या थे, डिस्क्लोजर इन द ऑन रेम्यूनरेशन टू द बीओडी, डिस्क्लोजर ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिस्क असेसमेंट पॉलिसी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्लोजर ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, कंप्लायंस ऑफ द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, डिटेल ऑफ द सेक्रेटरी ऑडिट, डिटेल ऑफ द रेम्यूनरेशन इन ऑडिट रिपोर्ट, डिटेल ऑफ द डिस्क्लोजर पॉलिसी।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, पॉलिसी ऑन द सीएसआर इफ एनी, सीएसआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट चेक करेंगे, वाटर या वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स को चेक करेंगे, बजट फॉर द सीएसआर एक्टिविटी, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम चेक करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट, पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 7, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट। बोला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट की बात करेंगे तो सीएसआर एंड इंट्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर ऑडिट वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सीएसआर। बोला सीएसआर ऑडिट की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले सीएसआर कंसेप्ट की जानकारी हमको होनी चाहिए। सीएसआर इंक्लूड करता है वेरियस सोशल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली गाइडलाइंस विच आर मैंडेटरी फॉर द प्रिस्क्राइब कंपनी। बोला सर्टेन सी कंपनीज के लिए तो सीएसआर एक्टिविटीज मैंडेटरी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। बोला कि इन्हीं सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना कहीं ना कहीं सीएसआर एक्टिविटीज में आता है। सीएसआर इंक्लूड द वेज अ कंपनी ट्रीट इट्स कम्युनिटी, प्रमोट फेयर वर्किंग इन अवर सोसाइटी। बोला सीएसआर की बात करते हैं, इसमें वो सारे वे आउट शामिल हो जाते जहां पर एक कंपनी अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के साथ जो ट्रीटमेंट करती है या उनको प्रमोट करती है फेयरली वर्किंग के लिए। सीएसआर फोकस करता है दैट अ कंपनी अर्न फ्रॉम द सोसाइटी, सो द कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। सीएसआर में बोला जाता है कि भाई कंपनी सोसाइटी से कमाता है, समाज से कमाता है, समाज की रिक्वायरमेंट, समाज के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे समझना चाहिए। इन कंपनी एक्ट 2013 सीएसआर की बात करेंगे, इन कंपनी एक्ट 2013, इन कंपनी एक्ट 2013 सीएसआर इज मैंडेटरी फॉर द गिवन क्लासेस ऑफ कंपनीज। बोला कुछ क्लासेस के लिए कंपनी एक्ट 2013 में सीएसआर क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। आगे इन्होंने बोला एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सीएसआर स्पेंडिंग या कमेटी के बारे में अगर हम बात करें, एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ₹1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड सेल constitute a CSR committee of the board consisting 3 or more director out of at least 1 independent director, adopt करेगी CSR policy to develop the CSR roadmap, और spend करेगी in every financial year at least 2% of its average net profit made during the 3 immediately preceding financial year। तो ये CSR कमेटी किसको बनानी, एप्लीकेबिलिटी सीएसआर स्पेंडिंग की किस पर होगी, ये कंडीशन यहाँ पर हमने दे रखी है, और अकॉर्डिंगली फिर वो सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, अडॉप्ट करेगी सीएसआर पॉलिसी, स्पेंडिंग होगी जो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2%, जो कि 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होगा। आगे हम बात करेंगे सीएसआर ऑडिट के बारे में। अब सीएसआर की एक जनरल यहाँ पर व्यू हमने लिया। CSR audit help in measuring the actual social performance against the social objective set by the companies। बोला कि कंपनी ने कोई सोशल ऑब्जेक्टिव सेटअप करे, अब एक्चुअलिटी में कितने परफॉर्म करे, ये सारी बातों को चेक करने के लिए किया जाता है CSR ऑडिट। एक ऑब्जेक्टिव सेट करना अलग बात होती है और उन्हें अचीव करना अलग बात होती है। हमने बोला कि हम ये सब समाज सेवाएं करेंगे, लेकिन वास्तविकता में करी या नहीं करी, इसको चेक करने के लिए आ जाएगा CSR ऑडिट। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट at what level the decision making, mission statement, guiding principle and business conduct are aligned with the social responsibilities। और हम कह सकते हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे, बिजनेस के मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव को कैसे हमने अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के साथ अलाइन किया है, ये बातें सीएसआर ऑडिट में चेक करी जाएंगी। सीएसआर ऑडिट हेल्प मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर ग्रुप रिलेटिंग टू द सोशल एंड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। बोला सीएसआर ऑडिट एक कंट्रोल मैकेनिज्म का काम करता है, जिससे कि कहीं ना कहीं इंश्योर होता है कि हमारी सोसाइटी से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उस पर एक कंट्रोल सेटअप करने का काम हमारा सीएसआर ऑडिट करता है। पर्पस ऑफ सीएसआर ऑडिट टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद रिस्पेक्ट टू द सीएसआर पॉलिसी, सीएसआर कमेटी और सीएसआर एक्टिविटीज।
सीएसआर ऑडिट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ये एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी सीएसआर एक्टिविटी प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, इनकी मॉनिटरिंग होती रहती है। आगे सीएसआर ऑडिट को करते टाइम पर हमें इंटरनल कंट्रोल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क में सीएसआर एक्टिविटीज पर भी कंट्रोल बना रहता है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएसआर एक्टिविटीज भी बेहतर होने की संभावना है, तो उनको भी यहाँ रिव्यू करना पड़ता है, एवेल्युएट करना पड़ता है। एसेस करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और कंडक्ट करते हैं फाइनेंशियल रिव्यू इन सीएसआर। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा हमारा मैथडोलॉजी फॉर सीएसआर ऑडिट। भाई सीएसआर ऑडिट करेंगे तो क्या क्या मैथडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे? बोला रिव्यू कर सकते हैं सीएसआर पॉलिसी को, रिव्यू कमेटी को रिव्यू कर सकते हैं, गवर्नेंस को रिव्यू कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को रिव्यू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, इवेल्युएशन, रिपोर्टिंग एटसेट्रा को हम टाइम टाइम पर रिव्यू करेंगे। इंटरेक्ट करेंगे बेनिफिशियरीज के साथ, प्रोजेक्ट टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, जिससे कि हमें सीएसआर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जानकारी मिले। रिव्यू करेंगे बेनिफिशियरीज आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे सीएसआर में बेनिफिट किसको दिया जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, बजट अलोकेशन किस फील्ड में कितना पैसा खर्च करना है, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, इस एस्पेक्ट को रिव्यू करेंगे। बजट आउटकम्स हमारे क्या रहते हैं उनको मॉनिटर करेंगे और अल्टीमेटली उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। रिव्यू किया जाएगा सीएसआर के खर्चे को, खर्चा जेन्युइन था या नहीं था, रीजन फॉर इनेबिलिटी टू स्पेंड 2% ऑफ द प्रॉफिट, अगर हम 2% प्रॉफिट को खर्च नहीं कर पाए तो उस खर्चा न करने के पीछे क्या रीजन रहा, ये सारे एस्पेक्ट हम सीएसआर ऑडिट में चेक करेंगे, सीएसआर ऑडिट के मैथडोलॉजी में चेक करेंगे। आगे कवरेज ऑफ द सीएसआर ऑडिट, सीएसआर ऑडिट में क्या क्या कवर करके रखा गया है। इन्होंने बोला सीएसआर ऑडिट कवर द सीएसआर एक्टिविटीज। बोला सीएसआर ऑडिट की बात करते हैं तो सीएसआर एक्टिविटीज का ही चेकिंग होगा। एंड फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज विच कुड बी टेकन बाय द कंपनीज एज देयर सीएसआर एक्टिविटीज। बोला सीएसआर ऑडिट में कहीं ना कहीं सीएसआर एक्टिविटीज की चेकिंग को कवर किया जाएगा, और सीएसआर एक्टिविटीज में क्या क्या आते हैं, यहां सारे के सारी वो एक्टिविटीज दे रखी हैं जहां आप पैसा खर्च कर सकते हो। तो आप पॉवर्टी, हंगर, इन सारी चीज़ों को हटाना, हेल्थ को बेटर करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, वुमेन का एम्पावरमेंट हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसका बैलेंस बनाना, नेशनल हेरिटेज वगैरह को प्रोटेक्शन देना, आर्ट कल्चर को प्रमोट करना, बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग करना या प्रमोट करना, रूरल स्पोर्ट्स को, contribution to the PM Nation Relief Fund, contribution to research and development, rural development project, slum area development project और disaster management जैसे एस्पेक्ट्स पर आप पैसा खर्च कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं सीएसआर ऑडिट में ही उनको चेक किया जाएगा, उनको रिव्यू किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा, अगले मुद्दे की तरफ चलें तो चेक लिस्ट फॉर द सीएसआर प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में कुछ चेकलिस्ट की हम बात करते हैं जो कि सीएसआर प्रोविजन से कनेक्टेड है। चेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी। आपने क्या करना है कि सीएसआर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको फॉलो किया गया नहीं किया गया वो चेक करोगे। चेक करोगे कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी में कौन कौन है। चेक द सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी ने अपनी पॉलिसी किस तरीके से फ्रेम करी है, कहां पर उसे एक्सपेंस करने, कितने क्वांटम में करने, बजट का लोकेशन कैसे करना है, ये सब चेक करोगे। चेक द लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, चेक द सीएसआर स्पेंडिंग ऑफ द कंपनी, चेक द एरिया ऑफ सीएसआर स्पेंडिंग, और चेक द रीजन इफ द कंपनी डज नॉट स्पेंड सीएसआर अमाउंट। ये सारे के सारे चेकलिस्ट आप कहीं ना कहीं कंसीडर करोगे, सारे पॉइंट कंसीडर करोगे। दैट मीन्स बोला जाएगा कि सीएसआर के प्रोविजंस जो कंपनी 2013 में दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स तो आपके मोरलेस चेक होने ही चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर हमने सीएसआर प्रोविजंस के रिगार्ड में कुछ चेकलिस्ट भी हम मेंटेन करी। इसके बाद बच्चों अगला एस्पेक्ट आएगा हमारा टेक ओवर ऑडिट। अब मुद्दा ये आता है कि सर टेक ओवर क्या होता है। जब हम टेक ओवर की बात करेंगे तो इन्होंने बोला टेक ओवर ऑडिट की बात कर रहे हैं तो टेक ओवर होगा कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसके शेयर्स को परचेज करके, दैट इज नोन एज टेक ओवर।
मान के चलो ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के शेयर परचेज कर ले, उसमें कंट्रोल सेटअप कर ले, तो कंपनी बी लिमिटेड के नाम से ही चलेगी, लेकिन अब कंट्रोल किसके में आ गई, ए लिमिटेड के, तो उसे क्या बोला जाएगा, टेक ओवर। तो टेक ओवर फ्रेंडली भी हो सकता है और हॉस्टाइल भी हो सकता है। फ्रेंडली मतलब सामने वाली कंपनी से बातचीत करके भी टेक ओवर कर सकते हो, और धीरे धीरे उसके शेयर्स को परचेज करके भी आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज नोन एज हॉस्टाइल टेक ओवर। बोला इट इंक्लूड द कंप्लायंस रिलेटिंग टू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, प्राइसिंग, ओपन ऑफर, वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंसेस ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ द टेक ओवर प्रोसेस। बोला जब टेक ओवर ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो ये जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं टेक ओवर में, कि भाई डिस्क्लोजर क्या क्या करना है, प्राइसिंग कैसे रखनी है शेयर्स की, ओपन ऑफर में क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करोगे, जब टेक ओवर के केस में एक ऑफर दिया जाता है उसे ओपन ऑफर बोलते हैं, तो उसके जो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वेरियस कंप्लायंसेस जो टेक ओवर की हैं उनको फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए किया जाएगा टेक ओवर ऑडिट। और टेक ओवर ऑडिट प्राइमरली जो इंक्लूड करेगा आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ एक्वायरर, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स ग्रुप। यहाँ पर कौन खरीद रहा है, किसको हम एक्वायरर की कैटेगरी में रखेंगे, किसको हम प्रमोटर की कैटेगरी में रखेंगे, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ प्रमोटर्स, टाइमली डिस्क्लोजर्स बाय द प्रमोटर एटसेट्रा रिलेटिंग टू द एक्विजिशंस। जितने भी एक्विजिशंस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को टाइमली डिस्क्लोज भी करना होता है, वो आपने डिस्क्लोजर दिए या फिर नहीं दिए। मॉनिटरिंग ऑफ द प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर पहले से थे उनको मॉनिटर करना। इंश्योरिंग दैट द टाइमली इंटीमेशन इज सेंड टू द स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी एंटिटी का टेक ओवर हुआ है तो उससे कनेक्टेड जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर जानकारी देनी थी उनको टाइमली आपने दिया या फिर नहीं दिया। इंश्योर दैट टाइमली रिपोर्ट्स आर फाइल्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी, टेक ओवर से कनेक्टेड जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर होती है उनकी रिपोर्टिंग हमारी टाइम पर सेबी को जाती है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो सारी चीज़ें टाइमली आपने फिलअप करी, फाइल करी या नहीं करी, ये सारे एस्पेक्ट को ऑडिट के दौरान चेक किया जाएगा। एग्जामिन द टेक ओवर रेगुलेशन थ्रू द चेकलिस्ट एंड टाइमलाइन ऑफ द कंप्लायंसेस, भाई चेकलिस्ट बनाओ टेक ओवर के क्या क्या कंप्लायंसेस हैं और वो आपने फुलफिल किए या फिर नहीं किए। आगे हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 9, जहां हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन सेबी सेस्ट रेगुलेशन 2011। बोला 2011 की अगर सेस्ट रेगुलेशंस का वायलेशन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। ये नोट्स मैंने आई थिंक आपको शेयर कर दिया बेटा, एक बार जरा कंफर्म करना। ये नोट मैंने आपको शेयर कर दिया है, इसको नोटिंग आप डेवलप कर लेना, बना लेना, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक बनाई भी होगी आपने। बाकी सारे पॉइंट्स इसके नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो, अच्छा मिल गई है आपको नोटिंग, तो अगर नोटिंग बना ली है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाई तो आज इसे कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। चलिए अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।